डांस प्रोग्राम की शुरुआत जैसे ही होती है, माहौल में एक उत्सव की लहर दौड़ जाती है। सरिता और दूसरी महिलाएं रंग बिरंगे कपड़ों में खुशी से झूमते हुए मंच पर आती हैं। जसप्रीत और भारती भी उनके साथ शामिल होकर ताल से ताल मिलाती हैं। चारों ओर तालियों की गूंज होती है और इसी बीच अनुपमा की आंखें भर आती हैं। वह मुस्कुराती है, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर कुछ महसूस करता है। उसे पता चलता है कि सरिता का एक सपना था डांसर बनने का, जिसे उसने शादी और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण छोड़ दिया था। यह सुनकर अनुपमा का दिल भर आता है, जैसे किसी ने उसके पुराने घावों को फिर से कुरेद दिया हो। सरिता की कहानी मानो उसकी खुद की कहानी बन जाती है। डांस खत्म होता है, लेकिन अनुपमा के दिल में एक नया सवाल उठ खड़ा होता है, क्या हर औरत को अपने सपनों की कीमत चुकानी पड़ती है? उधर ख्याति राही पर गुस्सा निकाल रही होती है कि उसने घर में बिना पूछे डांस एकेडमी खोल ली। पराग यह सुनकर चुप नहीं रहता और ख्याति से सवाल करता है कि राही के हर फैसले से उसे क्यों समस्या है। पहले राही बाहर जाती थी तब भी दिक्कत थी, अब वह घर में कुछ कर रही है तब भी परेशानी। पराग साफ शब्दों में पूछता है कि आखिर आपकी दिक्कत क्या है? क्या राही की मर्जी और उसकी खुशी का कोई मूल्य नहीं है? ख्याति जवाब देती है कि बहू को हर काम अपनी सास से पूछकर करना चाहिए। इस पर पराग गंभीर होकर कहता है कि बहू और गुलाम में फर्क होता है और यह बात हर सास को समझनी चाहिए। पराग राही का खुलकर समर्थन करता है और कहता है कि अगर उसकी जगह मोटी बाबी भी होती तो भी वह उनका विरोध करता। वह सिर्फ अपनी बेटी की खुशी चाहता है, चाहे हालात कुछ भी हों। तभी माही बीच में बोल पड़ती है कि अगर हर कोई ऐसे ही घर में आता जाता रहेगा तो उनकी प्राइवेसी का क्या होगा। प्रेम माही को समझाता है कि वे इतने भी बेवकूफ नहीं हैं, उन्होंने पहले ही स्टूडेंट्स के लिए एक अलग एंट्रेंस बना रखा है। ख्याति गुस्से में कहती है कि ये सारी बातें आप मोटी बा को जाकर समझाइए और वहां से चली जाती है। इसी बीच जसप्रीत नेशनल डांस कंपटीशन की चर्चा करती है और अनुपमा को यह पता चलता है कि जसप्रीत का भी सपना था एक डांसर बनने का। भारती और जसप्रीत दोनों इस बात को साझा करती हैं कि हर औरत के भीतर एक डांसर छिपा होता है। जसप्रीत कहती है कि अगर कोई बड़ा कोरियोग्राफर उसे ट्रेन करे तो वह यह प्रतियोगिता जीत सकती है और अपने सपनों को साकार कर सकती है। भारती उसे थोड़ा पागल कहती है, लेकिन जसप्रीत आत्मविश्वास से कहती है कि डांस से पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है। इस दौरान वे दोनों प्रतियोगिता की प्राइस मनी देखकर खुश हो जाती हैं, जो कि 1 लाख रुपए है। अनुपमा यह सब सुनकर थोड़ी असहज महसूस करती है, जैसे वह खुद से लड़ रही हो। दूसरी ओर राही अनुज की तस्वीर से बात कर रही होती है। वह बताती है कि उसे अपनी डांस एकेडमी खोलने की बहुत खुशी है और काश अनुज आज होते तो वह भी कितना खुश होते। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी प्रेम आता है और उसे दिलासा देता है। राही कहती है कि उसकी जिंदगी में 3 हीरो हैं, अनुज, पराग और प्रेम। वह यह भी कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका रिश्ता पराग पापा के साथ इतना खास बन जाएगा। प्रेम मुस्कुराता है और कहता है कि पापा आज नहीं हैं, लेकिन मम्मी जरूर हो सकती हैं। राही यह सुनकर कुछ नहीं कहती और बात को टाल देती है। प्रेम उसे याद दिलाता है कि डांस करते हुए देखना अनुपमा का सपना था, लेकिन राही झुंझलाकर कहती है कि उसका मूड खराब मत करो। इसके बाद प्रेम उसे बताता है कि उसने राही का नाम नेशनल डांस कंपटीशन में रजिस्टर कर दिया है। यह सुनकर राही घबरा जाती है, लेकिन प्रेम उसे हिम्मत देता है। राही उसका हाथ पकड़कर गले लग जाती है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह पहली बार किसी चीज के लिए इतनी उत्तेजित दिखती है। उधर अनुपमा अकेले में डांस कर रही होती है। वह खुलकर नाचती है, जैसे सालों से अपने भीतर दबी ऊर्जा को बाहर निकाल रही हो। तभी मनोहर जी उसे देख लेते हैं और तारीफ करते हैं कि तुम तो इस प्रतियोगिता को जरूर जीतोगी। अनुपमा उनके शब्दों से और भी जोश में आ जाती है और अपना डांस जारी रखती है। तभी राही वहां पहुंचती है और दोनों मां बेटी मिलकर डांस करना शुरू कर देती हैं। दोनों का तालमेल और भाव एकदम गजब होता है।
जैसे उनके बीच कोई पुरानी रंजिश नहीं, सिर्फ रचनात्मकता बची हो। लेकिन डांस खत्म होते ही राही कुछ ऐसा कहती है जो अनुपमा को भीतर तक झकझोर देता है। आपने डांस में बहुत बार जीत हासिल की है, लेकिन रिश्तों में हमेशा हार गई हैं। आप लूजर हैं क्योंकि आपने कभी जिंदगी नहीं जीती। यह सुनते ही अनुपमा चौंक कर आंखें खोलती है। वह सपना देख रही थी। वह घबरा जाती है, उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं और वह सोचती है कि आखिर इस सपने का मतलब क्या हो सकता है। क्यों राही उसे उसके रिश्तों की असफलता का आईना दिखा रही थी। उधर राही तय करती है कि वह जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर देगी ताकि किसी को कोई शिकायत का मौका न मिले। वह भगवान का भोग बनाने जा रही होती है, तभी देखती है कि मोटी बा पहले ही भोग बना चुकी हैं। राही पूछती है तो मोटी बा ताना मारती हैं, मानो हर बात में उसे नीचा दिखाने का कोई मौका न छोड़े। राही की आंखों में फिर से वही पीड़ा झलकती है जो हर बार उसे तब होती है जब उसके अच्छे काम को भी शक की निगाहों से देखा जाता है। मोटी बा ख्याति और मीता के साथ कमरे की ओर बढ़ने लगती हैं, लेकिन जाते जाते वह तीखे शब्दों का तीर छोड़ती हैं। सास कभी रिटायर नहीं होती, वह बस गृहस्थी की जिम्मेदारी बहू को सौंपती है। लेकिन आज से हम यह जिम्मेदारी भी तुमसे वापस ले रहे हैं। अब तुम्हारा जो मन करे वह करो। ख्याति तुरंत बोल पड़ती है कि उन्होंने नॉइस कैंसिलेशन वाले ईयरफोन मंगवा लिए हैं ताकि नाच गाने के शोर से परेशान न हो। मोटी बा व्यंग्य में कहती हैं कि जिस घर में पहले श्रीनाथ जी की आरती होती थी वहां अब सुबह सुबह घुंघरू बजेंगे। ख्याति अपनी चुभती बात कहने से नहीं चुकती। माँ ने इस घर की खुशियां उजाड़ दी और अब बेटी इसकी शांति भी छीन रही है। यह सुनकर राही का चेहरा मुरझा जाता है। उसकी आंखों में अपने लिए तिरस्कार देखकर वह खुद को असहाय महसूस करती है। तभी प्रेम आता है और उसे दिलासा देता है कि उसे सिर्फ अपने डांस पर ध्यान देना चाहिए, किसी की बातों से घबराना नहीं चाहिए। यह देखकर माही के मन में ईर्ष्या की लहर दौड़ जाती है, लेकिन वह चुपचाप देखती रहती है। उधर मोहल्ले की कुछ महिलाएं अनुपमा के बनाए खाने की तारीफ करती हैं और सरिता के डांस की भी खूब सराहना करती हैं। सरिता अनुपमा को बताती है कि उसका सपना था डांसर बनने का, जो समय और हालात के चलते अधूरा रह गया। अनुपमा सरिता के लिए मन ही मन प्रार्थना करती है। फिर वह पानी ले जा रही होती है कि भारती और जसप्रीत आकर उसकी मदद करने लगती हैं। बातचीत के दौरान भारती बताती है कि उसका मंगेतर सुमित उनसे मिलने आ रहा है। यह सुनकर अनुपमा मुस्कुरा उठती है और कहती है कि यह बहुत अच्छा है। भारती थोड़ा नर्वस होकर बताती है कि उसने सुमित से कह दिया है कि अगर अनुपमा को वह पसंद नहीं आया तो यह रिश्ता नहीं होगा। जसप्रीत मजाक में बोलती है कि हमारी तरफ से तो ना है, जिससे भारती घबरा जाती है। दोनों में मजाकिया नोकझोंक होती है और माहौल हल्का फुल्का बन जाता है। फिर जसप्रीत अनुपमा से कहती है कि मनोहर जी से सैलरी ले लेना, क्योंकि मकान मालिक का मैसेज आया है कि अगर किराया नहीं दिया गया तो छत भी नहीं बचेगी। भारती भी कहती है कि हमारे पास भी पैसे नहीं हैं, इसलिए समझदारी से काम लेना होगा। अनुपमा सिर हिलाकर सहमति देती है, लेकिन जब दोनों वहां से चली जाती हैं तो वह सोच में पड़ जाती है। वह मनोहर जी को कॉल करती है, लेकिन फोन नहीं उठता। वह सोचती है कि सैलरी कैसे मांगे। तभी उसे अपने बाबूजी की याद आती है और वह उनसे बात करने का निश्चय करती है। दूसरी ओर शाह हाउस में लीला बाबूजी से सवाल करती है, क्या आपको पहले से पता था कि अनुपमा कहाँ है, और फिर भी आपने मुझे नहीं बताया। बाबूजी शांत रहते हैं, लेकिन लीला जवाब की उम्मीद लगाए बैठी होती है। बाबूजी गंभीर होकर कहते हैं, अगर मुझे पता होता तो क्या मैं 8 महीने तक अपनी बेटी से दूर रहता। लीला यह मानने को तैयार नहीं होती और कहती है, क्या आप सच में नहीं जानते या मुझे बताना नहीं चाहते। बाबूजी की आंखें नम हो जाती हैं और वे कहते हैं, अगर किसी ने कहा कि वनराज इस दुनिया में नहीं है तो क्या तुम मान लोगी। वैसे ही मैं यह कैसे मान लूं कि अनुपमा अब इस दुनिया में नहीं है। लीला फिर भी अपनी बात पर अड़ी रहती है। 8 महीने से कोई खबर नहीं आई है, यह भी तो एक सच्चाई हो सकती है। बाबूजी ताव में आकर कहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि तुम लोग उसका नकली डेथ सर्टिफिकेट बनवा लो। अगर मोह नहीं है तो उसके पैसों से मोह क्यों है। बाबूजी और लीला के बीच की बहस घर का माहौल भारी कर देती है।
उसी वक्त किंजल आती है और दोनों का आशीर्वाद लेती है। वह बताती है कि आज उसकी नई नौकरी का पहला दिन है। लीला उसे दही शक्कर खिलाती है। किंजल मुस्कुराकर कहती है, मम्मी जहां भी हैं, वो जरूर हमारे लिए प्रार्थना कर रही होंगी। तभी घर का फोन बजता है। बाबूजी फोन उठाते हैं और दूसरी ओर अनुपमा होती है। बाबूजी की आवाज सुनते ही अनुपमा भावुक हो जाती है और कहती है, आपकी बहुत याद आ रही है बाबूजी। वह पूछती है कि सभी बच्चे कैसे हैं। बाबूजी जवाब देने के बजाय कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अनुपमा घबरा जाती है और पूछती है, क्या हुआ? बाबूजी पूरी सच्चाई उसे बता देते हैं कि तोशु ने उसके पैसों के लिए उसका नकली डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया है। यह सुनकर अनुपमा सन्न रह जाती है। उसी वक्त पाखी वहां आ जाती है और बाबूजी की बातें सुन लेती है। बाबूजी अनुपमा से कहते हैं कि अब वही फैसला करे कि क्या करना है। मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। फोन कटते ही अनुपमा का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि अब एक दृढ़ संकल्प झलकता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन अगले दिन की शुरुआत एक नई चिंता से होती है। भारती और अनुपमा सुमित से मिलने के लिए तैयार होती हैं। दोनों काफी उत्साहित हैं, लेकिन तभी खबर आती है कि भारती और सुमित का एक्सीडेंट हो गया है। हॉस्पिटल में जब अनुपमा और जसप्रीत पहुंचती हैं, तो रिसेप्शनिस्ट उन्हें 500 रुपए जमा करने को कहती है। दोनों चौंक जाती हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। अनुपमा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं और जसप्रीत भी घबराई हुई नजर आती है। यह पल एक बार फिर उन्हें उन कठिनाइयों की याद दिलाता है जिनसे वे जूझ रही हैं, न सिर्फ अपने सपनों को सहेजने के लिए बल्कि रिश्तों को भी संभालने के लिए। वहीं राही भी अब अपने मन की उलझनों से जूझ रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि उसे खुद के लिए खड़ा होना है या अपनों की नाराजगी से डरते रहना है। लेकिन वक्त ने जैसे सबको एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां अब फैसला जरूरी है, खुद के लिए, अपने सपनों के लिए और अपने अस्तित्व के लिए।